हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके यूपी टेट की परीक्षा को देखते हुए। आपका बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है। इसमें हम बात करने वाले हैं जो आपके उत्तर प्रदेश अध्यापक जो पात्रता परीक्षा है, जो अब तक जो प्रश्न पूछे गए थे उनका 1 बाय 1 हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है। ईपीएस का हमारा 30 क्वेश्चन का जो है हर एक वीडियो होता है। इससे पहले हमने 2011 2013 के सॉल्यूशन कर लिए हैं। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा 2014 के पेपर के बारे में। तो इसमें हम जो देखने वाले हैं वो देखेंगे प्राथमिक स्तर जो लेवल 1 1 to 5 है, आपका ईवीएस का पोर्शन है जिसमें 30 क्वेश्चन आने हैं। तो उनको देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आपके 2014 में पूछे थे। इसी तरीके से हम 2021 तक सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिना देरी के जुड़िएगा हमारे साथ, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे जो भविष्य में आपकी टीचिंग भर्ती आनी है, इससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, ठीक है, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। 4 विकल्प थे हमारे पास: बैरोमीटर, थर्मामीटर, सीस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर। तो आपको एक चीज़ और याद रखना, लास्ट में आपको अपना स्कोर भी बताना है कि 30 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और अपना स्कोर बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब या वायु दाब जो है वो किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है, बीटी कपास क्या है? एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है, या एक औषधीय पौधा है। ये पौधा लिखा है, ठीक है। तो इनमें से बताएं एक आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। देखियो, आपको याद रखना यही सेम क्वेश्चन आपको आगे भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो ज़्यादा देर नहीं करना है, आपको पूरा रिवीजन करना है, ठीक है। अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? ये अम्लीय वर्षा का है ना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षण, एसिड रेन बोलते हैं इसे। इसे इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसमें कौन सी गैस महत्वपूर्ण मुख्य कारक के रूप में रहती है। सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, और यहाँ पर H2S हो जाएगा, HCl और N2। तो इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो ये SO2 हो जाएगा, ठीक है। और SO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये इसे इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। इसमें क्या है, जो इमारतें हैं उनके जो कलर है उनका भद्दा पड़ जाता है, इसी कारण जो ताजमहल का कलर है वो भद्दा पड़ रहा है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? तो इसमें से सबसे ज़्यादा उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा वन, सवाना या मरुस्थल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पहला ही ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा रसायन है जो आम पकाने के लिए काम आता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या कैल्शियम कार्बाइड, या कैल्शियम क्लोराइड। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूषित जल पीने से फैलती है, एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या टेटनस। तो इसकी हम बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा हमारा टाइफाइड। टाइफाइड जो बुखार होता है ना, ये फैलता है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, N2O, या CO या CH4। तो इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, CO। ये वाहनों से निकलती है, धुएं से निकलती है, उनमें ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। CO2 हो, N2O हो, CH4 हो, ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा है आठवां क्वेश्चन कि इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? बांस, केला, गन्ना या सरसों। तो इसमें हम बताएं आंसर क्या हो जाएगा हमारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विबीजपत्री सरसों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। सरसों जो है एक तरीके से रबी की फसल होती है। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या पेलिसेट। तो आपको ये क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। आपको एक तो याद रखना है जल, और एक तो आपको रखना है भोजन। जल के साथ खनिज लवण याद रख लेना, ठीक है, खनिज लवण। और एक तो आपको भोजन या पोषण, भोजन, ठीक है, यहाँ भोजन लिख लेना, भोजन।
ठीक है, या खाद्य पदार्थ। अच्छा एक बात बताओ, जल से है जाइलम और जल से है जल खनिज, जाइलम। तो जाइलम का मतलब हो जाएगा, आपको याद रखना, जाइलम क्या काम करता है, जल और खनिज लवण को पौधे के अंदर अधिग्रहण करता है। भोजन को क्या होता है, फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम की बात करें तो वो भोजन को ले आता है। तो हमसे जल का अधिग्रहण पूछा था तो जाइलम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जाने कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें हमसे ये पूछा जा रहा है, इनमें सबसे पहला कौन है, बस यही चीज़ बता दीजिए। तो आपको पता है सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, जिसमें 10 मंडल मिलते हैं, 1028 सूक्तियाँ मिलती हैं। चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट है हमारा 11वां क्वेश्चन, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार पाया जाता है। आपको हमने पिछले सेट में ही बताया था कि अगर हम वायुमंडल की बात करें तो इसमें जो 78% है वो नाइट्रोजन होती है, जिसमें 21% है वो ऑक्सीजन होती है। इन दोनों को मिलाने पर ही टोटल 99% हो जाता है। बाकी जो 1% है उसमें सारी अन्य गैसें आती हैं। तो हमसे पूछा क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आंसर होना चाहिए। तो आप देखें किस में आंसर है, तो यहाँ लिख रहा है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। बी ऑप्शन हमें लग रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। नेक्स्ट है हमारा, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है। बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव देना, सामाजिकरण को बढ़ावा देना या टीम भावना बढ़ाना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के लिए जो प्रत्यक्ष है, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना इसका उद्देश्य होता है मूल। ठीक है, और आपको पता है भूल विधि से जो भ्रमण विधि होती है इसमें ज़्यादा सीखते हैं बच्चे। नेक्स्ट है हमारा 13वां क्वेश्चन की कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है, इसको कैसे पहचानेंगे। तो इसमें क्या होता है, उसमें अधिक जल होता है। अब देखो शुष्क बोला है और अधिक जल कैसे हो जाएगा, तो ये तो गलत ही होना है। वैसे ही पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है या मिट्टी कठोर होती है। तो अब बताएं इनमें से क्या हो जाएगा। तो आपको याद रखना शुष्क मिट्टी में क्या होता है, लवण सांद्रता अधिक होती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को अपना स्कोर भी बताना है लास्ट में, आपने 30 क्वेश्चन में से कितने सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक होता है, या क्यों आवश्यक है। शिक्षार्थियों में कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर ना बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का आवश्यक भय नहीं होता है, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। अब बताओ इनमें क्या होता है। देखो पहली बात तो आवश्यक है, और नोट वाले तो आंसर हो नहीं सकते। तो कितना नहीं सीखा है गलत है, निरंतर ना बनाए रखे ये भी गलत है। अब देखो दो में ऑप्शन हो सकता है। यहाँ क्या है, आपको परीक्षाएं इस वजह से करानी चाहिए कि आपको ऐसा ना लगे कि साल में एक बार परीक्षा हो रही है तो बच्चे डर जाएं। बार बार परीक्षाएं कराते रहना चाहिए, जिससे कि वो ऐसा समझें कि ये हंसते खेलते हम परीक्षा दे रहे हैं। तो यही सी ऑप्शन इसका बेस्ट हो जाएगा आंसर। चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा 15वां क्वेश्चन है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। अब बताओ, बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर या चरना और रोग फैलाकर। तो आपको पता है जो पशु पक्षी होते हैं वो उसे चुनते हैं या चरने जाते हैं, तभी वो क्या है दूसरी जगह खाकर वो अपना मल निकालते हैं, या जो भी है जैसे भी है। तो हो सकता है खाने के लिए चुना और वो दूसरी जगह उड़कर ले गए, कुछ पक्षी कुछ जानवर ऐसे ही ले जाते हैं। तो हमसे यही पूछा है कि वो वनस्पति में कैसे बदल जाता है, तो इसी तरीके से चुनकर चरना, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। सबसे ज़्यादा मतलब अच्छी हड्डियों के लिए कौन सा आवश्यक है। पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। अब एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर 3 बार कैल्शियम है, तो कहीं ना कहीं कैल्शियम वाला आंसर होना चाहिए। आपको पता है हड्डियों में मजबूत करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है, जिससे रिकेट्स या पोलियो ना हो। तो आपको पता है ये विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या पोलियो होता है, हड्डियां कमज़ोर होती हैं। अगर ये हमें भरपूर मात्रा में मिलेगा तो हमारी हड्डियां स्वस्थ रहेंगी। तो यही हमसे पूछा गया था बस कोड में, कैल्शियम एवं विटामिन डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे हमारा 17वां क्वेश्चन, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब हमसे हिमालय की चोटी पूछी है सबसे ऊंची, ठीक है, हमसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी नहीं पूछी है, भारत में पूछा है हिमालय। अब भारत में हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट केटू।
माउंट केटू जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं काराकोरम श्रेणी में पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और एक हमारा याद रख लेना, एक हमारे भारत में अगर आपसे पूछा जाए तो कंचनजंगा जो है सिक्किम में पड़ती है, ये भी बहुत ही ऊंची है, जो कि भारत की दूसरी सर्वाधिक ऊंची है। और माउंट केटू जो है आपकी पहले नंबर पर है, और विश्व में सबसे पहले ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट है। चलो आगे बताएं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक शास्त्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, या शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। तो इसमें हमारा आंसर क्या होना चाहिए? शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारे वायुमंडल में कितनी 5 परतें हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 में क्या होता है? सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, जिसमें क्या होता है? मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे आंधी आना, तूफान आना, बरसात आना, ठीक है, या मौसमी घटनाएं। उसके बाद दूसरा मंडल जो होता है उसे बोलते हैं हम समताप मंडल, समताप मंडल। इसमें क्या होता है? जो यहाँ का जो टेम्परेचर है या जो वायुमंडल है वो समान रहता है। इस तरीके से ज़्यादातर जो विमान है वो इसी मंडल में उड़ते हैं। इसी मंडल में ओजोन परत भी पाई जाती है। तीसरा जो है वो होता है हमारा मध्य मंडल होता है, यानी कि मीजोस्फीयर, मध्य मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चौथा होता है आयनोस्फीयर। तो आयनोमंडल मतलब आयनोस्फीयर, तो आप याद रखिएगा आयनोस्फीयर या आयनोमंडल, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा आयनोमंडल, ठीक है। इसके बाद लास्ट आता है हमारा बाह्यमंडल। तो हमसे क्या पूछा है कि सबसे निचली परत मतलब जो सबसे नज़दीक है पृथ्वी के, तो पृथ्वी के नज़दीक तो क्षोभ मंडल होता है जिसमें मौसमी घटनाएं होती हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ें। ये देखो मंडल यहाँ जो है ना बहुत पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी क्या है? स्कर्वी, वेरी वेरी, रतौंधी या थकान? तो देखो इसमें क्या है, हमारा स्कर्वी जो होगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाएगा, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रक्तौंधी हो जाएगा। तो हमसे पूछा कितना है? सी की कमी से, तो सी की कमी से कौन सा होगा? स्कर्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम। अगला 21वां प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपसे पहली महिला पूछा जाए तो भारत की पहली महिला आईपीएस थी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आईपीएस, ठीक। अगर हमसे पूछा भारत की पहली राज्यपाल कौन थी, महिला राज्यपाल, तो हमारी कौन सी? ये गवर्नर थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। एक सेकंड, प्रतिभा पाटिल नहीं, ये तो क्या है राष्ट्रपति में आ जाएंगी, तो माफ़ कीजिएगा, ये वाला नहीं है। अब वो है ना सरोजनी नायडू को बता रहे थे आपको। तो इसमें हम अगर बात करें सरोजनी नायडू की, सरोजनी नायडू जो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी, यानी कि गवर्नर महिला वाली, पहली महिला गवर्नर राज्यपाल सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश। ऐसे ही हमसे प्रथम महिला सीएम पूछा जाता, मुख्यमंत्री पूछा जाता तो सुचेता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश हो जाता। नेक्स्ट बात करेंगे 22वां क्वेश्चन, असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो अशोक का जो असम या असोम का जो प्रसिद्ध एक सींग वाला जो गैंडा का वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कौन सा है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो आपका इनमें मानस, काजीरंगा, गिर या कान्हा किसली? तो इसमें पहले तो एक बात करें, मानस हमारा असम में पड़ता है, काजीरंगा हमारा असम में पड़ता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पड़ता है, ठीक, और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान एमपी में पड़ता है। तो हमारा आंसर तो सिर्फ मानस और काजीरंगा में होगा, ठीक है, इतना तो कंफर्म है। अब देखो एक सींग वाले गैंडे के लिए आपको याद रखना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है जो कि असम में है, और मानस भी असम में है, याद रखना। इसके साथ साथ गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है ये एशियाई शेर, एशियाई शेर, हम यहाँ पर शेर लिख देते हैं शॉर्ट में, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है एमपी में है, ये हमारा टाइगर स्टेट बोला जाता है एमपी को, यहाँ पर सर्वाधिक टाइगर हैं, ठीक है, सर्वाधिक वन हैं। चलो ये चीज़ याद रखेंगे, और सर्वाधिक बाघ भी एमपी में ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, सिलेट या ग्रेफाइट? तो इनमें से कौन सा है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। तो इसमें हमारा आंसर होगा 23 का ऑप्शन नंबर ए।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। आपको पता है, हमने पीछे थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि हमारी पृथ्वी के बाद पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांच पांच परतें पाई जाती हैं। पहले मंडल में क्या होता है, पहली परत जो है क्षोमंडल, उसमें आपका क्षोमंडल को ट्रोपोस्फीयर बोला जाता है। तो ट्रोपोस्फीयर तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें मौसमी घटनाएं होती हैं सारी। दूसरे मंडल को हम बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल में आपकी जो है ओजोन परत पाई जाती है, तो हमारा समताप आंसर होगा। लेकिन समताप का जो क्या है, इंग्लिश मीनिंग पूछा है, तो इसे बोला जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर क्या है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम बात करेंगे पांच परत में जो हमारा दूसरी परत है वो कौन है, तो यहाँ पर हम सारे लिख देते हैं। ट्रोपोस्फीयर हमारी पहली परत जिसे हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर जो हमारी दूसरी परत हुई है समताप मंडल होता है। तीसरी हमारी मध्य मंडल होता है जिसे हम मीजोस्फीयर बोलते हैं। चौथी हमारी आयनोस्फीयर होती है, इसे हम आयनोस्फीयर या आयन मंडल कहते हैं। पांचवी हमारी होती है एक्सोस्फीयर। ठीक है, एक्सो याद रख लेना, एक्सो मतलब बाह्य मंडल पांचवी होती है। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 25वां क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है। तो आपको पता है सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं, सभी की महानता है, और इसमें हमें बताना है कि सिख धर्म के गुरु या संस्थापक कौन है। तो गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या गुरु नानक देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक देव। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं गुरु गोविंद सिंह है, नहीं, ये याद रखना गुरु नानक देव जी ही हैं। ठीक है, चलो ये हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेग बहादुर जो गुरु थे वो 9वें ऐसे सिख गुरु थे जिन्होंने जो है मुगलों के अधीन जो अपना अधीनता है वो स्वीकार नहीं की थी, इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया था। तो इसमें क्या होता है, फिर इनकी जो है ना सिर कलम कर दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। ये भी आपने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, चलो ये पांचवें गुरु हैं अर्जुन देव। इन्होंने क्या किया था, जो अमृतसर है उसमें, अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र क्या है। तो फिजियोग्राफ, सीस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ। देखो लगभग ये क्वेश्चन आपके पिछले प्रीवियस पेपर में भी पूछा गया था। तो आपको एक चीज़ तो याद रख लेना, हर पेपर पिछले पेपर में कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी रिपीट जरूर होंगे। तो आपको पूरे क्वेश्चन पढ़कर जाना है। पिछली बार तो ऐसा हुआ था 10-10, 15-15 पेपर भी पूरे क्वेश्चन भी रिपीट हो गए थे। तो भूकंप की जो तीव्रता है वो किससे मापी जाती है, वो मापी जाती है सीस्मोग्राफ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कैसा होता है, कौन सा होता है। दक्षिणी गोलार्ध में 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है। तो ये भी क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, मदन मोहन मालवीय। तो सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक हैं वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे क्वेश्चन है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहू जो है किस में मनाया जाता है, राजस्थान, तमिलनाडु, असम और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा असम, ऑप्शन नंबर सी असोम हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है लगभग सभी एग्जामों में आता है, एक्सएससी में तो बहुत पूछा जाता है। चलिए तो आगे हम बात करेंगे, 30वां क्वेश्चन है और ये हमारा अंतिम प्रश्न है। इस क्वेश्चन को करने के बाद अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप कमेंट करिएगा कि अब आपको सबसे पहले कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, बीपीएससी का, एमपी टेट का, सी टेट का या यूपी टेट का ही कराएं सबसे पहले, सी टेट का या सुपर टेट का कोई पेपर करवा दें आपके लिए। तो ये बात आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। देखिए अब यहाँ पर क्या बोला गया है, समूह, बहुत सारी खाद्य श्रृंखला मिलकर क्या बनाती हैं। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट। ठीक है, अगर आपका कोई जो खाद्य श्रृंखला है क्रम में है इस तरीके से, तो हमारा वो होता है खाद्य श्रृंखला। लेकिन यही चीज़ यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ संपर्क, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ संपर्क, तो ये बहुत सारा एक समूह बनता है। इसे हम क्या बोलते हैं, जाल कहते हैं। जाल का मतलब क्या होता है, खाद्य जाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं एक साथ जुड़ी हों उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने टॉप 30 क्वेश्चनों को कवर किया है। आशा है समझ में आए होंगे और आपको अपना स्कोर बताना है साथ ही साथ। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट पेपर में, तो तब तक के लिए जय हिंद।